हेलो। तो आज हम देखते हैं किसके बारे में, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1897 को। इनका जो डेथ है वो अभी क्लियर बिल्कुल नहीं है कि कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ। ठीक है, तो मैंने लिख दिया एन ए, नॉट अवेलेबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देखते हैं इनकी फैमिली के बारे में। जो इनके पिता थे उनका नाम क्या है? जानकीनाथ बोस। वो चेयरमैन थे कटक म्यूनिसिपैलिटीज के, जो कि अब उड़ीसा और बंगाल के में थी पहले। और वो एंड गवर्नमेंट लीडर थे एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे। क्या इनके जो फादर थे सुभाष चंद्र बोस के। और उनको राय बहादुर का टाइटल भी मिला हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस ने शादी किससे की थी? एक ऑस्ट्रेलियन लेडी से की थी। कब की थी इस बारे में काफी सारे कॉन्फ्लिक्ट हैं कि 1937 में करी थी या 1942 में करी थी। सो वी डोंट नो। हाँ, इनकी एक लड़की है अनीता बोस, जो अभी भी शायद जिंदा है। आप नेट पे देख सकते हैं अनीता बोस नाम से। तो जो इनके फादर थे वो जानकीनाथ बोस कटक म्यूनिसिपैलिटी में काम करते थे, वहाँ के चेयरमैन थे। तो और क्या करें, लॉयर भी थे। उनको राय बहादुर का टाइटल मिला हुआ था। सुभाष चंद्र बोस ने शादी किससे की थी? और एक ऑस्ट्रेलियन लेडी से की थी। अब ये तो क्या हो गया इनका फैमिली बैकग्राउंड। अब चलते हैं कि इनकी एजुकेशन कैसे कैसे हुई। इन्होंने 1919 में ग्रेजुएट किया कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। ये काफी अच्छे रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, है ना। तो इन्होंने 1919 में अपना ग्रेजुएशन किया कलकत्ता यूनिवर्सिटी से। 1920 में ये सिविल सर्विस के लिए अपियर हुए। और आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा कि इनको 4th रैंक मिला था। बट इन्होंने क्या कर दिया था? रिजाइन कर दिया था। क्यों? अब ये कौन सा पीरियड है? 1920 पीरियड है किसका? रोलेट एक्ट सत्याग्रह रोलेट एक्ट हो रहा था, नहीं होता? रोलेट एक्ट आया था, नहीं आया था 1919 में? जलियांवाला बाग इंसिडेंस हो गया था। नेशनल कॉपरेशन मूवमेंट चल रहा था, असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो इन सब को देखते हुए इन्होंने क्या कर दिया? रिजाइन कर दिया और कहा कि मैं अंग्रेजों की के साथ नौकरी नहीं कर पाऊंगा, इसलिए आई रिजाइंड। ठीक है। अब देखते हैं इनका पॉलिटिकल करियर। इन्होंने चित्तरंजन दास, सीआर दास के साथ काफी काम किया है। इन्होंने इनका एक अपना 1921 में इन्होंने क्या किया फिर? एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम क्या है? फॉरवर्ड। एक और न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसका क्या नाम है? स्वराज। तो क्वेश्चन आ जाता है कि जो सुभाष चंद्र बोस है उन्होंने कौन कौन से न्यूज़पेपर स्टार्ट किए? कौन कौन से? फॉरवर्ड और स्वराज। इन्होंने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर भी काम किया है कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। आप इनकी पॉपुलैरिटी देखिए कि ये सीईओ के तौर पे काम करते हैं। और तब जब मेयर कौन होते हैं? चित्तरंजन दास जी होते हैं। ठीक है, मतलब मेयर चित्तरंजन दास थे और सीईओ कौन थे? सुभाष चंद्र बोस थे। कहते हैं कि ये काफी इंस्पायर्ड थे भगवत गीता से, स्वामी विवेकानंद की टीचिंग से और श्री अरविंदो घोष से। इन्होंने चित्तरंजन दास अलोंग विद चित्तरंजन दास और जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस भी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के क्या रहे हैं? प्रेसिडेंट रहे हुए हैं। क्वेश्चन आ जाता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के क्या सुभाष चंद्र बोस प्रेसिडेंट रहे हैं? हाँ। अब बात करते हैं लेट 1920s की। ही हैड बीन ए लीडर ऑफ यंगर रेडिकल विंग। वे किस विंग से थे? देखो, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसमें दो तरह के विंग उभर कर आ रहे थे। एक था लेफ्ट विंग, एक था राइट विंग। ठीक है, ये किससे बिलोंग करते थे? लेफ्ट से, रेडिकल विंग से बिलोंग करते थे। ही वाज अरेस्टेड काउंटलेस टाइम। अंदर बाहर जाना इनका लगा ही रहा। कभी जेल के अंदर, कभी जेल से बाहर, कभी जेल के अंदर, कभी जेल से बाहर। ये काफी बार डिपोर्टेड भी हुए। कहां पर? म्यांमार में, मंडेला जेल में 1925 में। ही वाज सस्पेक्टेड टू कनेक्शन विद सीक्रेट रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट। इन्होंने फिर अपनी एक बुक भी लिखी है जिसका नाम क्या है? द इंडियन स्ट्रगल, जो कि बात करती है इस बुक के अंदर बात करी गई है 1920 से 1934 के सारी इवेंट्स के बारे में। तो जो सुभाष चंद्र बोस हैं उनकी मैंने बता दिया न्यूज़पेपर कौन से थे? स्वराज और फॉरवर्ड ब्लॉक और फॉरवर्ड, सॉरी। और जो बुक थी वो कौन सी थी? द इंडियन स्ट्रगल। अब बात करते हैं कि अब ये प्रेसिडेंट भी रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के। कब? 1930 में। और इसको क्या कहते हैं? 1930 में हरिपुरा सेशन, इंडियन नेशनल कांग्रेस के हरिपुरा सेशन में इन्होंने एज ए प्रेसिडेंट भी इलेक्ट हुए थे। ठीक है, अब ये हरिपुरा कहाँ है? बरदोली डिस्ट्रिक्ट में, गुजरात के।
कब हुए थे? 1938 में। अब मैं बात कर रहा हूं कि 1930 के बाद इन्होंने क्या किया। हमने 1920 तक देख लिया, अब बात करते हैं किसकी? 1930 के बाद की। 1938 में हरिपुरा सेशन में इलेक्टेड हुए थे प्रेसिडेंट के तौर पर इंडियन नेशनल कांग्रेस के। इन्होंने बात की थी किसकी? स्टेट ओनरशिप की। ये सोशलिज्म से काफी प्रभावित थे, इन्फ्लुएंस्ड थे। इन्होंने अपनी जब ये प्रेसिडेंट थे तो बात करी थी किसकी? प्लानिंग कमीशन की और नेशनल प्लानिंग कमेटी जो कि भी सेटिंग अप की थी, जिसके चेयरमैन कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस काफी अच्छे दोस्त भी हुआ करते थे। तो जब इन्होंने बात करी प्लानिंग कमीशन की और कहा कि एक नेशनल प्लानिंग कमेटी बननी चाहिए, तो वो नेशनल प्लानिंग कमेटी बनी किसकी चेयरमैनशिप के तौर पर? पंडित जवाहरलाल नेहरू। मतलब नेशनल प्लानिंग कमेटी के चेयरमैन पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जबकि इन्होंने उसके सेशन में उसके लिए बात की थी। अब बात करते हैं, इट इज इन द सेशन वेयर द आइडियोलॉजिकल डिफरेंस विद गांधी जी इमर्ज्ड। जबकि गांधी जी के साथ इनके जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस अब से बढ़ने लगेंगे। मतलब सुभाष चंद्र बोस अगर बात करेंगे उत्तर की, तो गांधी जी बात करेंगे दक्षिण की। तो इनके बीच में अब आइडियोलॉजिकल डिफरेंस यहां से स्टार्ट होते रहेंगे। अब ये तो हो गया 1938 में हरिपुरा सेशन की बात। अब ठीक एक साल बाद 1939 में एक सेशन होता है जिसे कहते हैं हम त्रिपुरी सेशन। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1939 में इन्होंने कहा कि मैं रिकॉन्टेस्ट करूंगा, मैं दोबारा प्रेसिडेंट के तौर पर बनूंगा इंडियन नेशनल कांग्रेस के। लेकिन गांधी जी ने अपने एक कैंडिडेट को खड़ा किया और उन कैंडिडेट का क्या नाम था? पट्टाभी सीतारमैया। अब आपको जानकर बिल्कुल आश्चर्य होगा कि पट्टाभी सीतारमैया और एक तरफ थे सुभाष चंद्र बोस, और सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन जीत गए थे। अब गांधी जी को लगा कि यार ये तो मेरी हार हो गई, ऐसा कैसे हो गया? मतलब कि मैंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया और वही चुनाव हार गया। मतलब ये किसके लिए चुनाव होते? प्रेसिडेंटशिप के लिए, कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा। बट अब इंडियन नेशनल कांग्रेस की एक कांग्रेस वर्किंग कमेटी भी होती थी, जिसमें 15 मेंबर होते थे। ये जो 15 मेंबर थे, ये गांधी जी के ही रिमोट कंट्रोल पर चलते थे। लेकिन एक्चुअली प्रेसिडेंट कौन बने थे? सुभाष चंद्र बोस ही जीते थे, इलेक्शन उन्होंने ही जीता था। बट कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कह दिया कि हम सुभाष चंद्र बोस के साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि प्रेसिडेंट को इन कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो 15 मेंबर होते हैं उन्हीं के साथ काम करना होता था। दूसरा ये कहते हैं कि नेताजी नहीं चाहते थे कि भाई इस नेशनल मूवमेंट में कोई डिवाइड हो, जैसे सूरत स्प्लिट हो गया था, कांग्रेस में डिवाइड पड़ जाए। तो उन्होंने क्या किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस के को अलविदा कह दिया और कहा कि अच्छा अब हम चलते हैं। और 1939 में ही एक ब्लॉक की स्थापना करते हैं जिसका नाम है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। ऐसा भी कहा जाता है कि ही वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी मतलब इंडियन नेशनल कांग्रेस, बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम लेफ्ट एंटी इंपेरियलिस्टिक स्टैंड। क्योंकि ये बात करते थे कि ब्रिटिश डिफिकल्टी इज इंडियाज अपॉर्चुनिटी। अब ये बात हो रही है वर्ल्ड वॉर सेकंड की। इस समय वर्ल्ड वॉर सेकंड स्टार्ट हो गया था, तो ये बात कर रहे थे कि भैया ब्रिटिश को क्या के सामने क्या है? खतरा है, तो हमें इस बात का फायदा उठाना चाहिए, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए। जबकि गांधी जी का विचार ये नहीं था। गांधी जी कहते थे कि नहीं, अगर जापान ने अटैक कर लिया, अगर ब्रिटिश चले गए और जापान आ गए हमारे ऊपर, तो शायद हालात बद से बदतर हो जाएं। तो खैर वो एक हिस्ट्री का प्रोस्पेक्टिव है, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। कहने का सिर्फ इतना सा है कि 1939 में इन्होंने प्रेसिडेंट के तौर पर चुनाव जीता जरूर था, बट इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। कब? 1939 ईस्वी में, सॉरी ईस्वी को 1939 में। ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि क्या सुभाष चंद्र बोस 2 बार प्रेसिडेंट रहे हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, तो आंसर है आपका हाँ, बिल्कुल। हिज एग्जाइल फ्रॉम इंडिया। अब होता क्या है कि इनकी जो रेडिकल एक्टिविटी थी, इनको इंडियन गवर्नमेंट को लग रहा था कि भैया ये शायद कुछ उल्टा पलट कर देगा और हमें यहां से भागना पड़ेगा। तो इन्होंने क्या किया कि सुभाष चंद्र बोस को एक हाउस के अंदर अरेस्ट कर लिया। आप जानते हैं ना, अभी भी होता है हाउस अरेस्ट, मतलब एक घर के अंदर बंद कर देना, जेल के अंदर नहीं, घर के अंदर बंद कर देना कि आप घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे। खैर, पर नेताजी को क्या मानना था कि अगर ब्रिटिश को हराना है तो अब मुझे मिलिट्री कैंपेन कहां से शुरू करना पड़ेगा? आउटसाइड इंडिया। मतलब बाहर से मैं मिलिट्री कैंपेन करूंगा, बाहर से सेना लेकर आऊंगा और तब मैं ब्रिटिश को यहां से भगा दूंगा। तो वो क्या हुआ कि जब उन्होंने हाउस अरेस्ट किया हुआ था तो वो वहां से क्या हो गए? भाग गए।
और किधर गए, वहां से वे गए जर्मनी, और जर्मनी से फिर किधर गए, जापान गए। ठीक है, अब ये बात कब चल रही है, किसकी, वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान की। ठीक है, अब आगे देखते हैं his military activities during World War II. After reaching Germany, मैंने बताया कि पहले वो किधर गए थे, जर्मनी, फिर कहां गए थे, जापान। तो जब वो जर्मनी पहुंचे 1942 में, तो उन्होंने आजाद हिंद रेडियो स्टार्ट किया। कहते हैं ना, हेलो दोस्तों, मैं इस तरह की चीजें होती है ना कि जैसे आज हम देखते हैं कि मिर्ची करके कुछ मिर्ची रेडियो इस तरह से आते हैं, तो इसी तरह से आजाद हिंद रेडियो की स्थापना उन्होंने स्टार्ट की। आजाद हिंद रेडियो उन्होंने स्टार्ट किया 1942 में जर्मनी में, और एक सेंटर स्थापित किया जिसका नाम था फ्री इंडिया सेंटर, ए प्रिकर्सर ऑफ आजाद हिंद गवर्नमेंट। अब वे उसके बाद जर्मनी से कहां पहुंचे, जापान से फिर किधर पहुंचे, आपके सिंगापुर में इन जुलाई 1943 में उन्होंने INA का चार्ज अपने पास ले लिया। अब मैं इंडियन नेशनल आर्मी के ऊपर नहीं जा रहा हूं, एक्चुअली इंडियन नेशनल आर्मी को, जिसे हम कहते हैं आजाद हिंद फौज, उनको जो इस्टेब्लिश किया था वो किया था मोहन सिंह ने, लेकिन उसके बाद 1943 में उन्होंने क्या लिया था, इसका चार्ज भी ले लिया था। और इनकी मदद करी थी किसने, रास बिहारी बोस ने। ये वही रास बिहारी बोस है जो गदर मूवमेंट में भी देखे जाते हैं, जिन्होंने लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंक दिया था और उसके बाद ही जापान चले गए थे। और जापान जाने के बाद उन्होंने काफी काम किया है कि इंडिया से ब्रिटिश को कैसे बाहर भगाया जाए। ठीक है, तो रास बिहारी बोस ने भी काफी मदद करी है, किसकी, नेताजी की। मैं बात कर रहा हूं INA की, इंडियन नेशनल आर्मी आजाद हिंद फौज, जिसकी स्थापना मोहन सिंह जी ने करी थी। उनका उस आर्मी का कमांड जुलाई 1943 में कौन ले लेते हैं, सुभाष चंद्र बोस ले लेते हैं। अब बात करते हैं आजाद हिंद गवर्नमेंट की। अब होता क्या है कि सिंगापुर में उन्होंने, वो तो आजाद हिंद फौज था, अब ये क्या है, आजाद हिंद गवर्नमेंट। इन्होंने एक्साइल में ही, मतलब बाहर ही, एक सिंगापुर में ही बैठे बैठे एक गवर्नमेंट बना दी, आजाद हिंद गवर्नमेंट कहा गया जिसे। एक्चुअली इसको काफी रिकॉग्निशन भी मिला। इसको जापान ने कहा कि हम आपको एक सरकार मानते हैं, चाइना ने कहा हम आपको एक सरकार मानते हैं। ओके, इस जो गवर्नमेंट थी उसकी अपनी एक करेंसी थी, अपना एक कोड था, अपना एक सिविल कोड था, ठीक है, अपना एक नेशनल एंथम भी था, और अपनी एक आर्मी भी थी। इस सरकार की अपनी एक आर्मी थी जिसे कहते थे क्या, INA, इंडियन नेशनल आर्मी या आजाद हिंद फौज। ठीक है, INA। इन 1943 हेड ऑफ द स्टेट ऑफ प्रोविजनल गवर्नमेंट ही डिक्लेयर्ड वार ऑन ब्रिटेन फॉर द लिबरेशन ऑफ इंडिया। मतलब भारत की आजादी के लिए उन्होंने 1943 में क्या कर दिया, वॉर डिक्लेयर कर दी। और क्या कहा, चलो दिल्ली, चलो दिल्ली। ठीक है, उन्होंने उनके इस चीज से ब्रिटिश का जो कॉन्फिडेंस था वो काफी हिल गया था। अब बात करते हैं INA की। INA was able to win back रंगून, इंफाल और अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार, इंफाल, इन सबको क्या INA कैपेबल था जीतने के लिए। नेताजी ने अंडमान निकोबार आइलैंड का नाम क्या कर दिया था, शहीद एंड स्वराज कर दिया था। मतलब क्या कहा कि अब से इसको अंडमान एंड निकोबार नहीं, शहीद एंड स्वराज कहेंगे। 23 जनवरी 2021 को हम, अब 23 जनवरी क्या है, इनका बर्थडे है। 23 जनवरी 2021 को क्या कहा, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, कि 23 जनवरी आज से मनाया जाएगा एज ए पराक्रम दिवस। तो 23 जनवरी को हम क्या क्या कहते हैं, पराक्रम दिवस भी कहते हैं। ठीक है, और एक नारा है जय हिंद। आज हम सभी इसको काफी बोलते हैं, जय हिंद। अब जय हिंद किसने कॉइन किया था, किसने वर्ड डेवलप किया था, वो थे आबिद हसन। ठीक है, अब बात करते हैं कि मैंने बताया कि इन्होंने क्या किया था, नेताजी ने अंडमान निकोबार का नाम शहीद एंड स्वराज भी कर दिया था। खैर वो बात अलग है कि आगे जाके जो INA है वो इतना काम नहीं कर पाती और हार जाती है, तो मैं उस बात पर आगे कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं, वो एक हिस्ट्री का प्रोस्पेक्टिव है। तो यहां तक हमने सुभाष चंद्र बोस के बारे में देखा। अब हम देखते हैं अंडमान निकोबार। एक्चुअली इसके ऊपर एक अभी करंट में एक न्यूज़ है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इन 2018 में क्या हुआ था कि ये हमारा अंडमान निकोबार का क्या है, पूरा मैप है। ये क्या है, हमारा अंडमान है, ये क्या है, नीचे हमारा निकोबार है, और इसके बीच में ही क्या है, 10 डिग्री चैनल है। क्या है, 10 डिग्री चैनल। ये भी आ जाता है 10 डिग्री चैनल कहाँ, किसी और किसके बीच में है।
और भारत सरकार ने कहा 2018 में कि जो आपका रोस आइलैंड है यहां पर हम उसका नाम बदलकर कर रहे हैं क्या, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और जो ये हैवलॉक आइलैंड है उसका नाम क्या कर रहे हैं, स्वराज द्वीप। और जो नेल आइलैंड है ये वाला, उसका नाम बदलकर हम क्या रख रहे हैं, शहीद द्वीप। तो ये है हमारे पूरी कहानी सुभाष चंद्र बोस की। थैंक यू।